हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग। और मैं आपको बता देता हूँ, मात्र और मात्र आपकी 2 क्लासें और होंगी और इकोनॉमी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगली क्लास में मैं जनसंख्या वाले टॉपिक को लाने वाला हूँ, जिसमें मैं जनगणना को आपको पढ़ाऊँगा। और उससे अगली वाली एक शायद क्लास और लाऊंगा, जिसमें मैं उद्योग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाऊँगा। बस आपका ये इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैं 2-3 दिनों से कोई कंटेंट बनाने में असमर्थ हो गया था, इसीलिए कोई क्लास भी नहीं इसकी बना पाया। तो कोई नहीं, अब मैंने उसको सही कर लिया है अपने। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, कुछ ऐप्स अपने आप उसमें ओपन हो रहे थे, तो वो मैंने सही कर लिया है। अब फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखिए, वित्त आयोग को। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, वो हमने क्या पढ़ा था, ये राजस्व घाटा वगैरह पढ़ा था। तो ये आप लोग देख लेना जाके वो क्लास, बहुत अच्छी क्लास थी। अभी हम वित्त आयोग को पढ़ते हैं। और इसमें वित्त आयोग को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और पढ़ा देता हूँ कि जब हमने ये क्या बोलता हूँ, घाटे के बारे में पढ़ा था ना, घाटे के बारे में, जैसे कि आपका फिजिकल डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट था, ये तरह तरह के हमने घाटे आपको पढ़ाए थे। तो उससे संबंधित एक एक्ट है, उस घाटे से संबंधित एक एक्ट भी आया था। तो आज उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक ही स्लाइड में है। और उसको भी खत्म करके फिर अपना वित्त आयोग पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, एफआरबीएम एक्ट कहा जाता है। एफआरबीएम क्या होता है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये एक एक्ट आया था, क्या आया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन करके एक एक्ट आया था। और इस एक्ट को लाने का पर्पज क्या था, आपको सिर्फ वो पर्पज पता होना चाहिए। और ये बिल कब आया ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो आपका आया था, इसका पर्पज था, जो भारत का जो राजकोषीय घाटा था ना इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये एक बिल लाया गया था, एफआरबीएम जिसको कहते हैं, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। एक आपका बिल आया जो कि बाद में एक्ट भी बना। तो देखिए, इसको कैसे समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा, 1980 के आसपास आपको पता होगा कि भारत की राजकोषीय स्थिति में बड़ी परेशानियां आई थीं। और ये वही दशक है जिसके बाद आप देखेंगे कि 1991 और 92 में आपको पता ही है, एक नीति आई थी, नई एक आर्थिक नीति आई थी। ये वही टाइम है, उसके पीछे का टाइम है कि बहुत सारी परेशानियां आपको क्या है, क्रिएट हो गई थी। ठीक है। तो क्या हुआ था, जो इकोनॉमी में नई नीति आई थी, आपको पता है कौन सी आई थी, एलपीजी रिफॉर्म आए थे। और राजकोषीय, जो भारत की जो राजकोषीय स्थिति, उसमें बड़ी परेशानी थी। क्या परेशानी थी ये भी समझ लीजिए आप लोग। जो राजस्व घाटा था ना, राजस्व घाटा आप जानते हैं ना, राजस्व घाटा जो था वो 17% से ज़्यादा बढ़ के आपका 50% तक आपका बढ़ रहा था। मतलब क्या ही गजब का आपका घाटा हो रहा था भारत की अर्थव्यवस्था में। 17% जो घाटा था वो बढ़ के 50% हो गया, आधे आधे का घाटा बढ़ गया। समझ रहे हो आप। और ये राजस्व घाटा होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, राजस्व खर्च जब राजस्व आय से, यानी राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होने लगे, तो आपका ये होता है आपका राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। आपको मैंने ये सारे घाटे आपको पढ़ाए थे, आपको पता होगा। ये देखो, प्रभावी राजस्व घाटा, ये मौद्रिक घाटा, और ये देखिए आप राजकोषीय घाटा, ये प्राथमिक घाटा। और ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था, राजस्व घाटा क्या पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था राजस्व खर्च जब राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाए। और राजस्व खर्च क्या होता है, ये वाला, जब हम कोई ब्याज अपना भुगतान कर देते हैं, छात्रवृत्ति में, पेंशन में, और अलग अलग स्कीम्स में पैसा खर्च करते हैं, जहाँ जहाँ से हमारी ना तो देनदारी कम होती है और ना ही हमारा कुछ निर्माण कार्य होता, ना ही सरकार इसमें कुछ एसेट बना पाती है, कुछ निर्माण करती है, और ना ही उसकी देनदारी कम होती है। ऐसे खर्च को राजस्व खर्च कहते हैं। सब्सिडी देना, पेंशन देना, पीएम किसान सम्मान निधि, फलानी योजनाएं चला देना, उन पे पैसा खर्च करना। और जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जैसे कि टैक्स से कलेक्शन करना, जुर्माने, चालान, सरकारी कंपनियों से लाभ वगैरह वगैरह, ऐसी इनकम जिस पे सरकार को अपना कुछ भी खर्च ना करना पड़े और कोई कुछ बेचना भी ना पड़े, ना तो कहीं से लोन लेना पड़े पैसे लेने के लिए, और ना ही आपको कुछ बेचना पड़े। तो ऐसी आपकी आय क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ये वाली आय। कहीं भी आपका किसी पर भी टैक्स लगा दिया, जुर्माने, जो आपके देखते हैं जुर्माने, टैक्स वसूले जाते हैं ना, अभी चालान काट दिए जाते हैं, ये सब सरकार की इनकम होती है, मैंने आपको बताया था। और जब ये चीज़, ये जो आय है, ये जो प्राप्तियां हैं, ये कम रह जाएं इस खर्चे से, तो ये होता है राजस्व घाटा।
अब ये देखिए, हम जो एक्ट पढ़ रहे थे उसमें देखिए हमने क्या बताया, इसका इतिहास जान लीजिए क्या है। ये FRBM एक्ट का इतिहास समझिए। पहला बिल आया था लोकसभा में दिसंबर 2000 में। कब आया था? दिसंबर 2000 में आया था। लेकिन ये दोस्तों फेल हो गया था, क्योंकि आपको पता है बहुत से बिल आपके कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। फिर एक रिवाइज्ड बिल आया अप्रैल 2003 में। अप्रैल 2003 में एक बिल लाया गया इसी FRBM एक्ट से संबंधित, और ये लोकसभा में क्या हो गया, पास भी हो गया दोस्तों। कब? मई 2003 में इसको पास कर दिया गया। ठीक है, फिर ये लोकसभा से जाके आपका कहाँ पे गया? राज्यसभा में गया, और राज्यसभा ने भी अगस्त 2003 में पास कर दिया फिर से इसको। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अब ये होता क्या है, ये जो अधिनियम है, फिर ये अधिनियम एक बन जाता है। जब ये बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो जाते हैं, और ये बन जाता है एक्ट। FRBM एक्ट बनता है, FRBM एक्ट 2003 बनता है, और ये लागू किया जाता है जुलाई में। कब आपका प्रभावी होता है? जुलाई 2004 में आपका क्या है, ये लागू हो जाता है। और इसका प्रयास क्या होता है, मतलब ये लागू होता है तो इसका क्या मकसद रहता है, क्या उद्देश्य होता है? राजस्व खर्च जो हो रहा है ना, इसको कम करना, और जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनको बढ़ाना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये आपको समझ आया होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको बस ये याद रखना है इसमें कि ये क्यों आया था, राजस्व खर्च को कम करने के लिए। इसका इतिहास क्या रहा है, इसका एक्ट 2003 का है। कब आया था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए, हम आते हैं अपने वित्त आयोग पे। आज का हमारा यही टॉपिक है। वित्त आयोग ये एक संवैधानिक आपका क्या है, निकाय है, एक संवैधानिक बॉडी है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये वित्त आयोग जो है ना, इसका आप देखेंगे तो संविधान में आपको इसको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? तो आप जाएंगे जब पार्ट 12 को पढ़ेंगे, संविधान के भाग 12 को जब पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280। क्या है? जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से आपका क्या है, संबंधित है। और वित्त आयोग का गठन जो पहली बार किया गया था ना, वो 1951 में किया गया था। पहली बार जो वित्त आयोग आया था ना, वो 1951 में इसका क्या है, गठन किया गया था। तब से अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, और जो 15वां आपका वित्त आयोग है हम वो भी जानेंगे, और 16वां भी गठन हो गया है, लेकिन वो कार्य कब करेगा वो हम समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 साल बाद होता है। यानी कि एक तरीके से मैं सीधे सीधे कहूँ तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है। ठीक है सर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो वित्त आयोग है, इसके बारे में एक बात बहुत अच्छी से आप समझ लीजिए। ये एक संवैधानिक निकाय है और एक सलाहकारी बॉडी है। कैसा निकाय है? सलाहकारी। ये सरकार को सुझाव देता है, ये सलाह देता है कि आपको टैक्स में ऐसे ऐसे बंटवारा करना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच टैक्स का बंटवारा करना। जो कर मिलता है, जो आय होती है ना टैक्स से, उसका सही से बंटवारा करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सीधा सीधा इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब ये एक सलाहकारी निकाय है। सरकार इसके सलाह को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सलाह तो देता है कि सरकार को ऐसा ऐसा करिए आप, लेकिन सरकार उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर सरकार को पसंद आ गई इसकी नीति बताई हुई ना, तो गजब से मानेगी। अगर इसकी नीति नहीं पता लगी, नहीं सही समझ में आई उसको, तो ये इसको कट कर देगी कि नहीं, आप दूर बैठिए, मैं खुद अपना हिसाब लगाऊंगा। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी संरचना को देखिए। इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर को समझिए, ये कैसे निर्मित होता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक तो आपका होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष, यानी कि एक होता है चेयरपर्सन। और जो प्रथम चेयरपर्सन थे ना हमारे, जो 1951 में जब ये बना था, तब जो एक चेयरपर्सन बनाए गए थे वो आपके थे केसी नियोगी। और ये केसी नियोगी बड़े ही आपके कमाल के व्यक्ति हैं। ये योजना आयोग में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये योजना आयोग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत गजब के व्यक्ति हैं केसी नियोगी। इनको आप बहुत अच्छे से इनको क्या है पकड़ के रखना। केसी नियोगी 1952 से 57 तक के लिए ये बने थे, आपके पहले आपके अध्यक्ष इसके बने थे। और इसमें 4 दोस्तों आपके अन्य सदस्य होते हैं। और इन 4 सदस्यों में भी आपका क्या होता है, 2 तो आपके होते हैं पूर्णकालिक, यानी कि फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 2 आपके होते हैं अंशकालिक, यानी कि पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ऐसे समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनके नाम भी लिख रखे हैं जो आज के वर्तमान में हैं। एक बार आप इनको मैच करके देखना, किया मतलब क्या ये नाम बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ा सा एक नाम में डाउट है, आप लोग इसको चेक कर लेना। देखिए, जो फुल टाइम है वो एक तो अजय नारायण झा हैं, और एक हैं डॉक्टर अनूप सिंह। ठीक है,
और जो अंशकालिक हैं, पार्ट टाइम है, वो आपके अशोक लाहिड़ी हैं और डॉक्टर रमेश चंद्र हैं। ये तो मुझे दोनों ही कन्फर्म हैं, ये तो मुझे दोनों कन्फर्म है कि यही है। लेकिन ये अजय नारायण झा को आप एक बार देख लेना कि ये पूर्णकालिक सदस्य हैं या इनकी जगह पे कोई और है। मैं गूगल कर रहा था तो मुझे शक्तिकांत दास एक नाम आ रहा था, लेकिन शक्तिकांत दास तो मुझे लगा गवर्नर हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा यही है। और मैंने पढ़ा है जिससे, उसने भी यही बताया। फिलहाल आप लोग एक बार चेक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है जो हमने मेंबर पढ़े हैं ना, अध्यक्ष जो पढ़े हैं ना, इनको देखिए। पहले तो आपके कैसी नियोगी हो गए सर? हाँ वो तो हो गए हैं सर, वो तो हमें भी पता है सर, बार बार क्यों बता रहे हो? अरे बार बार बताने से याद हो जाता है। और जो वर्तमान में है ना, वो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इनका नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। अब ये नंद किशोर सिंह, इससे मुझे एक बात याद आ जाती है। एक मेरे दोस्त हैं जिनका नाम नंद किशोर ही है, लेकिन वो है नंद किशोर शर्मा, ये है नंद किशोर सिंह। तो ये आप याद रखना, एन.के. सिंह जिनको कहते हैं। और ये आपके क्या है, ये जो हैं एन.के. सिंह जो है ना, इनका जो टाइम पीरियड है, ये कब आपके क्या है इसमें कार्य में आए? 2021-22 से 2021-22 से 2025-26 के लिए ये कार्य करेंगे। 2021-22 से मतलब इनका क्या है, इन्होंने अपना ज्वाइन किया और 25-26 तक के कार्यकाल में ये करेंगे। 25-26 के कार्यकाल में ये मतलब फाइनेंशियल ईयर तक करेंगे। कैसे सर? अभी बताता हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया होगा 1 अप्रैल कब किया होगा? 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने ज्वाइन किया होगा। 1 अप्रैल 2021 को ये ज्वाइन करेंगे और 1 मार्च 2026 को ये छोड़ देंगे। 1 मार्च 2026 को ये छोड़ देंगे, ऐसे समझिए। और इसका जो गठन हुआ है ना, इस 15वें आयोग का जो गठन हुआ है वो 2017 में हुआ था। सर इतना पहले गठन कर लिया गया? हाँ, इतना पहले गठन कर लिया गया। और जैसे कि ये जो आपका है ना 16वां वित्त आयोग का भी गठन कर लिया गया है। उसके अध्यक्ष भी आपके चुन लिए गए हैं, अरविंद पनगड़िया साहब को चुन भी लिया गया है। लेकिन जो इसका और ये कब ये चुना गया, ये कब गठन हुआ? आपका गठन हुआ 2023 में। इसका पहले ही गठन कर लिया जाता है, 2023 में इसका गठन हुआ। और ये जो है ना, ये आपका क्या है ना, ये आपका कार्य करेगा 1 अप्रैल 2026 से ये कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। ये 2025-26 से 2030-31 तक के लिए ये काम करेंगे, ऐसे समझिए आप लोग। तो ये आपके क्या है, 16वें वित्त आयोग भी आपका गठन हो गया है। गठन इसका कब हुआ? 2023 में हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, वो कब होता है, कितना होता है इसका? जो देखिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये चीज़ें कहीं पर भी लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना है। कैसे समझना है? देखिए इसकी जो नियुक्ति करता है ना, यानी कि जब गठन होता है तो कौन इसका गठन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या है, नियुक्ति होती है। किसकी? अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, इसका आयोग का गठन होता है। और ये जो नियुक्ति होती है तो इसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो रहता ही रहता है, लेकिन वैसे ये 5 साल के लिए होता है। वैसे बहुत से आप देखेंगे पॉलिटी में तो बहुत से पद आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो 5 साल तक अपने उस पर बने रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से काम करते हैं तो बने रहते हैं। अब इनकी योग्यताओं को देख लीजिए। ये जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ये जो आपके अध्यक्ष हैं और ये सदस्य हैं, इनकी योग्यताओं के बारे में जान लीजिए। अध्यक्ष की क्या योग्यता रहेंगी? ये सार्वजनिक मामलों में निपुण होना चाहिए। जो पब्लिक अफेयर आपके जो होते हैं ना, उनमें ये निपुण होना चाहिए। पब्लिक अफेयर, क्योंकि पब्लिक अफेयर बहुत आपका क्या है, गजब अफेयर होता है। पब्लिक डीलिंग बहुत गजब की आपकी डीलिंग होती है, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जो भी उसमें निपुण होता है ना, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो सदस्य होते हैं ना, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं? उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उसका वो होना चाहिए कि वो उसमें कर चुका हो, ठीक है। और वित्त लेखांकाओं का ज्ञान, या तो उसके वित्त और लेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। मतलब वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ऑडिट के बारे में बहुत अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए उसके पास। अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए उसके बाद पर मतलब उसमें। और प्रशासन और वित्तीय मामलों का बहुत अच्छा उसको नॉलेज हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का बेहतरीन ज्ञान हो उसके पास, या अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो। इनमें से अगर एक भी उसके पास कैपेबिलिटी है ना, तो वो आपका क्या है, सदस्य बन सकता है। तो सर क्या अध्यक्ष के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती होंगी? अरे बिल्कुल होती हैं। ये सारी कैपेबिलिटी इसमें से होती ही हैं, तभी तो वो अध्यक्ष बनता है। इन सारी चीज़ों से निकल के वो अध्यक्ष बनता है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ से पढ़ाऊंगा जहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाए बस।
अब इसका कार्य क्या है, देखिए इसका कार्य क्या है। इसका जो कार्य है ना वो आप समझ लीजिए। इसका जो कार्य है राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ये क्या करता है, राष्ट्रपति को सिफारिश करना इसका काम रहता है। और किस मामले में, देखिए काम तो यही करता है, लेकिन ये सिफारिश करता है कि आप ऐसा कीजिए, ये जो कर बंटवारा है ना आप इसको सही से करवा दीजिए। लेकिन काम इसी का ही है, मेन काम इसी का है, लेकिन ये राष्ट्रपति को सिफारिश करता है ताकि उसकी नज़र में रहे राष्ट्रपति की। तो ठीक है, ये क्या करता है, संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध बंटवारा करता है। कैसा बंटवारा करता है, शुद्ध मतलब एकदम नेट टैक्स रिसिप्ट का आपका क्या है बंटवारा करता है। एकदम प्योर आपका टैक्स का बंटवारा करता है, जो एकदम आपका निश्चित आपका होता है ना, नेट आपका जो टैक्स आता है निकल के, उसमें से ये बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। ठीक है, और ये भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान का भी काम करता है। बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जो पिछड़े होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बहुत से कुछ लोग शिक्षा में पिछड़े हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि भारत एक फेडरल सिस्टम है, सभी को एक साथ लेके चलना है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक अपने मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, रिसोर्सेस होता है ना, उत्पादन और वितरण के साधनों पर आपका क्या है, समान अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी बातों को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, ये वित्त आयोग क्या सिफारिश करता है, ऐसा है इस राज्य को बड़ी रुपए की जरूरत है, इसको भी भाई साथ में लेके चलो। और तो ये अनुदान देता है कि लीजिए, और ये अनुदान आर्टिकल 275 के तहत देता है, जो भारत की संचित निधि से वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, वो आपका 275 आर्टिकल के तहत दिया जाता है। बस ये आप याद रखना, आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए, अब राज्य वित्त आयोग भी होता है, एक राज्य वित्त आयोग भी होता है। जैसे कि आपका ये केंद्र का वित्त आयोग है, वैसे एक राज्य का वित्त आयोग होता है। और राज्य का वित्त आयोग ये भी अपनी संचित निधि से, ये राज्य की संचित निधि से क्या करता है, ये पंचायतों और नगर पालिकाओं को अनुदान देता है। क्योंकि जो ग्रामीण लेवल पे, शहरी लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपकी नगर पालिकाएं हो गई, नगर पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए, ऐसे ही आपके क्या होती हैं, प्रधान का जो इलेक्शन होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत है, और आपकी क्षेत्र पंचायत है यानी ब्लॉक पंचायत जिसमें प्रमुख होता है, और एक जिला पंचायत होता है जिसको जिला पंचायत सदस्य कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं उसको। तो ये जो होते हैं ना, इनको भी तो कहीं ना कहीं से फंड मिलता है। इनको जो फंड देता है ना, वो राज्य वित्त आयोग इनको फंड को प्रोवाइड करता है, और राज्य की संचित निधि से इनको फंड मिलता है, इनको अनुदान भी यही देते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब देखिए, ये जो इसकी रिपोर्ट बनती है, जब इसकी रिपोर्ट ये तैयार करता है कौन, राज्य वित्त आयोग। जो राज्य वित्त आयोग बोले तो जो भी आपका वित्त आयोग होता है, चाहे केंद्र का हो, अगर केंद्र का आपका है तो वो राष्ट्रपति के पास अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और अगर राज्य का है तो आप समझ जाइए राष्ट्रपति की वैल्यू राज्यपाल के पास होती है राज्य के तौर पे। तो वो राज्य का वित्त आयोग राज्यपाल के पास करेगा, सीधी सीधी बात आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और दोनों सदनों में आपके पेश करेगा, दोनों सदनों में बोले तो यहाँ पे संसद में और वहाँ विधानमंडल में, ऐसे समझिए। और मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि जो टैक्स है ना, ये जो कर है ना, इसका जो बंटवारा करता है ना ये, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब करता है तो किस अनुपात में करता है, तो ये जो है ये किस अनुपात में करता है, ये करता है आपका क्या देता है, 59% तो केंद्र का हिस्सा रहता है इसमें, और 41% आपका राज्य का शेयर रहता है, राज्य का हिस्सा रहता है। अगर कोई रुपए 100 रुपए का कलेक्शन किया है सरकार ने टैक्स का, तो 41 रुपए राज्य में देंगे, और वो सभी राज्यों के लिए होंगे, ऐसा नहीं 100 रुपए में से जैसे 59 रुपए केंद्र ने रख लिए, बाकी बचे 41 को जितने भी राज्य हैं उनमें बांटा जाएगा। और वो भी उनमें किस हिसाब से बांटा जाएगा, उनकी कंडीशन को देख के, उनकी आर्थिक ग्रोथ को देख के, उनकी जो भी शिक्षा की ग्रोथ को देख के, उनका एक तरीके से उनकी हालत देखी जाएगी कौन किस हाल में, उसी हिसाब से उसको पैसा बांट दिया जाएगा। अब देखिए, जो टैक्स आपका मिलता है ना, ये आपका 41% जो आपका टैक्स है ना, इस टैक्स का राज्यों की कर में हिस्सेदारी किस हिसाब से होगी, तो ये पैरामीटर्स के हिसाब से होगी। जो भी इनके पैरामीटर्स होंगे और जो भी उसी हिसाब से उनका क्या रहेगा, भारांश रहेगा, मतलब उनको उसी हिसाब से वेटेज मिलेगा, उसी हिसाब से उनको उस परसेंटेज में आपका पैसा मिलेगा। जैसे आपको बताता हूँ
ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे जनसंख्या, अब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अगर आप लगाएं ना, तो उस हिसाब से देखा जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका बांटा जाएगा। अगर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जिस राज्य की अच्छी जनसंख्या है उसको 15% का वेटेज मिलेगा, और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भी 15% का वेटेज दिया जाएगा। मतलब उसको इस 41% का जो रुपया है, 41% को हम मानेंगे। मान लिया जो 41% था ना, इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है, 100% आपका क्या है, पैसा है। अब इस 100% का 15% हम दे देंगे, इस हिसाब से बांटेंगे। फिर 10% हम इधर बांटेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 45% इधर बांटेंगे। अब ये देख भी लेना कितना हो गया, 15 15 30, और कितना हो गया, 15 15 30, और 10 40, 40 और 45 आपका कितना हो गया, 85 हो गया ना, 85 हो गया। हाँ, फिर कर और राजकोषीय प्रयास जो होंगे ना, उसमें आपका ये आपका खत्म किया जाए। आय का अंतर, जैसे देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ। तो वन और पारिस्थितिकी को देख के, कहीं के वन अच्छे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वन है, और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिला वन ही नहीं है। तो वहां पर भी जहाँ पे वन नहीं है और वन अच्छे हैं, वन नहीं है तो वहाँ पे और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ, देना पड़ेगा सर। कहीं कहीं पे आय का अंतर बहुत कम है, जैसे कि आप देखेंगे किसी किसी राज्य में, आप गोवा में जाइए तो उनकी प्रति व्यक्ति बहुत अच्छी होगी आय। मान लिया वहाँ पे लोग, मान लिया कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे आपके हैं जहाँ पे लोग 10,000 या 5,000 रुपये भी महीना नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा आपका क्या है, वेटेज दिया जाएगा। और कर एवं राजस्व राजकोषीय प्रयास भी किए जाएंगे। कर कलेक्शन के लिए कहाँ से कर आपका अच्छा आ रहा है, कहाँ से आपका क्या है, कर कम आ रहा है। जहाँ से कर आपका क्या है, अच्छा आ रहा है, वहाँ इसका क्या है, वहाँ पे कम पैसा दिया जाएगा। और जहाँ पे कर नहीं आ रहा है अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा पैसा इसका दिया जाएगा। ठीक है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, जहाँ पे देखा जाएगा कि लोग अच्छे काम करने लायक हैं, और कहीं पे कम है तो उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, कम है तो उनको कम पैसा दिया जाएगा। मतलब कम है के मतलब नहीं, जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पैसे की क्या जरूरत, वो तो अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन उनको जरूरत है जहाँ पे लोग कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो इस हिसाब से ये बैठा जाएगा। और ये राज्य वित्त आयोग का काम है, आपका नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है किस हिसाब से बैठेज में रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग में राज्यों को जो आवंटन मिला है, जैसे कि आपका क्या क्या है यहाँ पे देखिए, तो उत्तर प्रदेश को आपका 17%, मतलब 17.97% आपको मिला है, लगभग 18% के आप मान सकते हैं। और बिहार को जो मिला है ना, वो आपका कितना मिला है, 10.05%, लगभग आपका 10% मिला है। मध्य प्रदेश को 7.85 आपका परसेंट मिला है, लगभग आपका 8% मिला है। ऐसे पश्चिम बंगाल को 7.5% मिला है, महाराष्ट्र को 6.5% आपको वेटेज मिला है। और ये इनकी हालत को देख के, जैसे यूपी में जनसंख्या बहुत है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, यूपी में पॉपुलेशन भी बहुत है, और यूपी का क्षेत्रफल में चौथा स्थान भी है। बिहार बहुत गरीब है, तो उस हिसाब से इनको बांट दिया जाता है। तो ये आपको इसमें क्या याद रखना है, मैं आपको एक बार फिर से सजेशन कर देता हूँ। ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 2 आपके क्या है, पूर्णकालिक होते हैं, 2 आपके अंशकालिक होते हैं। और इसका कार्यकाल आपका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मेन फंक्शन आपका क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये अपनी रिपोर्ट कहाँ देता है, राष्ट्रपति को संसद में। अगर वित्त आयोग राज्य का है तो वो विधानमंडल में, और कहाँ देगा, राज्यपाल को देगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए बस। और इसका ये बंटवारा जरूर पता होना चाहिए, कितने परसेंट है, ये तो आपको क्लियर ही पता होना चाहिए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये जो डाटा बेस आपके क्वेश्चन हैं ये वाले, ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग लगभग सभी के गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन जो ये बेसिक जानकारी है इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, अब हमारी एक अगली क्लास आएगी, इसी पे क्या आएगी, भारतीय कृषि व्यवस्था पर आएगी। भारतीय कृषि व्यवस्था, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, और क्या बोलता हूँ, हो सका तो मैं उद्योग के बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो 2-4 क्लासें हो सकती हैं आ जाएँ। मैं ये करता हूँ कि सोचता हूँ कुछ छूटे ना, हो जाए आपका एक बार, क्योंकि 2-1 दिन ज़्यादा लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हो जाए। अभी मैं आज ही इसको भी रिकॉर्ड कर लूँगा, तो आप अभी आप आज के लिए ये क्लास देखना अब। और आपको पता होगा कि मेरी आज वो क्लासें नहीं आ पाई जो मैं रेगुलर लेता हूँ, जो क्या कहता हूँ, जो आपका 30 डेज वाला। वो थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोहल्ले में एक शादी है, तो उसमें भी थोड़ा काम बहुत है, और वो भी देखना होगा। तो वो हो सकता है
लेकिन आएंगी वो भी क्लासें, ऐसा नहीं मैं मिस करूँ, सब कुछ आएगा। तो फिर आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और ये क्लास भी मैं अभी रेडी करूँगा ताकि ये कल आपको बहुत अच्छे से मिल जाए। तो मिलते हैं फिर इसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।